चलो ध्यान से सुनो। पिछले क्लास सब में जो है 1789 ईस्वी क्रांति का कारण जो है वो जान गया था। ठीक है, कारण जो है जितना था वो थोड़ा सा तेजी से एक बार जो है ना रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है ना। तो पहला हो गया राजतंत्रात्मक शासन, जिसमें हम राजाओं और जो है उसकी पत्नी, इसके बारे में मेरी अंत्यानंद के बारे में जान गए थे। ठीक है, तो पहला हो गया राजतंत्रात्मक शासन। ठीक है, उसके बाद दूसरा कारण क्या था? फ्रांस में वर्ग विभाजन। ठीक है ना। वर्ग का विभाजन ऐसा था जिसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट को जो है वो राहत था और तृतीय स्टेट को बहुत दुख था। ठीक है ना। उन्हें अनेक प्रकार के कर देना पड़ता था। राजा और कुलीनों से जो है व्यवहार भी अच्छा नहीं मिलता था तृतीय स्टेट के लोगों को, तो ज़्यादा दुख था। ठीक है ना। तो ये फ्रांस का वर्ग विभाजन देख लिए थे। फिर आगे का क्या कारण था? उसके बाद जो है आगे ये जो है कारण क्या है? तो आगे ये कारण है जो हम लोग पढ़े थे, वो क्या था? देखो, सैनिक कारण था। ठीक है ना, सैनिक कारण था ना। अब ये बात समझ लो कि सेना जो है वो अनुशासित ढंग से काम करता था, खान पान ढंग का नहीं मिलता था। ठीक है ना, वेतन जो है कम मिलता था, तो सेना दुखी था। उसको लगा क्रांति करना ही सही रहेगा। ठीक है ना, बात समझा कि नहीं समझा? और सेना को इस बात का भी दुख था कि ऊंचे ऊंचे पदों पर कुलीनों को सिर्फ बैठाया जाता था। ठीक है ना, उसे निम्न पदों पर रखता था। और सेना जो है किस वर्ग से लिया जाता था? किसान से। ठीक है ना, किसानों को सेना बनाया जाता था। अब फिर समझ रहा ना, पहला राजतंत्रात्मक शासन हो गया, अगला हो गया फ्रांस में वर्ग विभाजन। ठीक है ना, अब ये सेना का बात है। ठीक है ना, तो सैनिक कारण हुआ। अब आगे क्या है? व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता। देखो, व्यक्ति को किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। ठीक है ना, व्यक्ति को तो मान लो कर तो देना ही पड़ता था, लेकिन वो स्वतंत्र रूप से जो है ना किसी चीज को बोल नहीं सकता था, सभा नहीं कर सकता था, अपने शासक का विरोध नहीं कर सकता था। ठीक है ना, उसको बोलने की आज़ादी नहीं थी। ठीक है ना, बात समझा कि नहीं समझा? तो ये हो गया व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता थी? नहीं थी। ठीक है ना। उसके बाद है व्यक्तिगत और क्या है बताओ? धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत और धार्मिक। अब धार्मिक स्वतंत्रता देखो, अब ये बताओ ध्यान से, व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता। अब ये बताओ ध्यान से कि धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, धार्मिक धर्म के नाम पर कर भी देना पड़ता था। कर किनको देना पड़ता था? देखो, अगर जो इस धर्म से होते थे, मान लो, उनको जो है क्या होना पड़ता था बताओ? एक तो पहले जो है रोमन कैथोलिक चर्च की बातों को मानना पड़ता था। ठीक है ना, और जो है धर्म पर जो कर होता था वो किनको देना पड़ता था बताओ? चर्च को देना पड़ता था। उस कर के बारे में बताए थे, क्या नाम था रे? क्या नाम था? देखो, हम बोले थे भूमि का कर को बोलते हैं टेले। ठीक है ना, और धार्मिक कर को क्या बोलते हैं? तीथे। तो तीथे कर देने के बावजूद भी जो है ना लोग अपने धर्म के हिसाब से, अपने मतलब जिस प्रकार हम अपने धर्म को लेकर चलेंगे, जिस प्रकार से धर्म में हम लोग स्वतंत्र रहेंगे, यानी धार्मिक स्वतंत्रता की बात जो है वो नहीं थी। ठीक है ना, वहाँ क्या था? तो जो राज धर्म है, जो कैथोलिक धर्म है, उसी को मानना पड़ता था। ठीक है ना, प्रोटेस्टेंट धर्म वाले को क्या था? वहाँ पर दुख था, उन्हें सजा मिलती थी। ठीक है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता थी? नहीं थी। मतलब धार्मिक कर देने के बाद भी जो है ना, धार्मिक कर देने के बावजूद भी जो है ना स्वतंत्र रूप से अपने अनुसार जो धर्म पालन करने की वहाँ पर आज्ञा नहीं थी। ठीक है ना। अब बताओ, घुसा कि नहीं घुसा? तो बताओ, भूमि कर को क्या कहेंगे? टेले। और धार्मिक कर को तीठे। राजधर्म कौन सा था? राजधर्म कौन सा था? कैथोलिक। कैथोलिक धर्म राजधर्म था, उसी को मानना था। ठीक है ना, और इसके अगेंस्ट में अगर धर्म को सुधार कर जो है धर्म में कुछ बुराइयां कुरीतियां को सुधार कर अगर वो एक नया समझ लो कि धर्म का जो है पालन कर रहे हैं, तो वो कौन सा धर्म हो गया? वो हो गया कौन सा धर्म? प्रोटेस्टेंट धर्म। तो प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाला को वहाँ पर क्या मिलता था? सजा। ठीक है ना, तो धार्मिक स्वतंत्रता बोलेंगे? यहाँ नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। अब ये सब कारण था। ठीक है ना। अब ये बताओ, एक कारण और है, वो है आर्थिक कारण। ठीक है, आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या था? देखो, अर्थ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था व्यापार पर निर्भर करती है, लेकिन यहाँ पर व्यापार जो है वो ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा था। पहला कारण क्या था बताओ? पहला ये कारण था जो है हम एक बार बताए थे
कि एक संस्था थी, उस पर पाबंदी थी। अब बताओ कौन सी? हाँ, अब ये बताओ, देखो व्यापार जो है ठीक ढंग से काम करे, ठीक है ना, कोई भी व्यापारी को दुख ना हो, ठीक है ना, व्यापार जो है सही ढंग से चले, ठीक है ना। तो इस चीज के लिए जो है वहां पर एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था पर पाबंद था कि व्यापारियों के हित के लिए एक संस्था थी। उस संस्था का नाम बताओ। क्या चीज? पार्लमा तो वो तो दूसरा चीज है। नहीं, शांति व्यवस्था। व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए कौन सी प्रथा थी उन सभी देशों में, लेकिन यहाँ पर उस चीज का कमी था, ठीक है ना। बताओ कौन सा है? नहीं पता है? तुम लोग इसलिए ना बोलते हैं नोट करो, नोट करना चाहिए, कभी कभी नोट करना चाहिए, नहीं तो वीडियो देखना चाहिए। नहीं, कौन सी, अच्छा हम बोले थे व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन है जो व्यापारियों की हितों की रक्षा जो है वो करता है, उस संस्था का क्या नाम है? बताओ, इसलिए आप तुम लोग जो वीडियो देखेगा, नहीं तो ऐसे नहीं देखेगा, नहीं समझेगा। नहीं, स्टेट जनरल तो नहीं है। बताओ, व्यापारियों के हितों की रक्षा करने के लिए अन्य सभी देशों में कौन सी संस्था थी जिसको यहाँ पर क्या था, रोक था, पाबंदी था? आप तुम लोग जो है इस चीज को जो है ना वीडियो देख कर जो पता लगा के लाएगा, ठीक है। आप तुमको ये बताना है, एक प्रकार की संस्था थी अन्य सभी देशों में जिस पर क्या था, ठीक है ना। अब तुम लोग जो है ना इसको जो है वीडियो में देख कर तुम लोग जो है ना क्या करेगा, कमेंट करेगा, ठीक है, ठीक है ना। एक संस्था का नाम जिस पर जो है ना फ्रांस में रोक था, और ये संस्था जो है व्यापारियों और कारीगरों का एक संगठन हुआ करता था, और जो क्या करता था बताओ, व्यापारियों के हितों की रक्षा करता था, लेकिन इस संस्था का रोक था कहाँ पर है? फ्रांस में। अब तुम लोग बैकवर्क है, ये जो है ना पीछे हम काम कर चुके हैं, ठीक है ना, इस पर हम बता चुके हैं। अब तुम लोग को ये SW में दे रहे हैं, तुम लोग जो है ना इस चीज को बताएगा, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? तो देखो, व्यापार जो है वह फलता फूलता है, ठीक है ना, उसको आगे बढ़ाया जाता है, उसके लिए एक संस्था होती है, ठीक है ना। लेकिन वह संस्था जो है जो क्या थी जिस पर रोक था, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बोले थे व्यापारियों के मतलब जो है ना आगे नहीं बढ़ने का कारण ये था कि प्रांतीय आयात कर था, ठीक है ना। एक प्रांत से दूसरे प्रांत वस्तु को मंगाते थे तो उसका जो दाम क्या हो जाता था, बढ़ जाता था, जिस कारण व्यापार जो है महंगा हो जाता था, इसलिए वस्तु की बिक्री नहीं हो पाती थी। ये सब बताए थे ना। अब शहर का जो व्यापार व्यापार जो है नियम वो अलग था, शहर में जो और वस्तु पर कर लगाया जाता था, जिससे शहर में जो वस्तुओं को बेचना और क्या था, मुश्किल था, ठीक है ना। तो ये सब बात हम लोग जान गए थे, ठीक है ना। ये हो गया आर्थिक कारण में, ठीक है ना। अब आर्थिक कारण में ये भी याद रखेंगे, सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों को कर देना पड़ता था, ठीक है ना। प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों को क्या था, राहत था, ठीक है ना। तो अब ये बताओ आर्थिक कारण में ये भी जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग ये समझ गए। अब आर्थिक कारण में ये भी जानेंगे कि देखो, ये जो फिजूल खर्ची खूब होता था, ठीक है ना, और फिजूल खर्ची खूब होता था, मतलब जितना आय होना चाहिए उससे ज़्यादा क्या था, खर्च था, खर्च था। और फ्रांस की जनता जो है वो भूख से जो है मरे जा रहे थे, लेकिन जो है यहाँ फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो रहा था, समझा ना। कहने का अर्थ हुआ कि आमदनी क्या जी, अठन्नी आ खर्चा रुपया। इसलिए जो है यहाँ पर जो है मान लो जो है राज्य में जैसे अधिक पैसा आए, ठीक है ना, राजा के पास अधिक पैसा आए, इसके लिए क्या व्यवस्था किया गया, मतलब अधिक से अधिक कर लगाया जाए, किस पर, किस, अधिक से अधिक तृतीय स्टेट के लोगों पर कर लगाया जाए। यहाँ पर जो है ना कर प्रणाली की क्या कर दिया, शुरुआत कर दिया, यानी विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है ना सामानों पर कर लगाना शुरू कर दिया। इससे जो है ना चाह रहा था कि शासक अधिक से अधिक हम क्या करें, कमाएं, ठीक है। ये सब था आर्थिक कारण में। अब बताओ क्या है, अब जो है हम लोग तुम लोग को ये बताए थे कि एक और था कि जैसे मान लो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता में एक बात और था
क्या बात था बताओ? एक बात ये भी था कि राजा या राजा के आदमी को अगर शक होता था तो वो सीधे जो है क्या कर देता था, सीधे जो है किसी व्यक्ति को जेल में डाल देता था बिना अभियोग का, ठीक है ना, बिना अभियोग का जो है सीधे जेल में क्या कर देता है, डाल देता, गिरफ्तार कर लिया जाता था। ये भी बात बताए थे, ठीक है ना। वहां पर इस चीज का नाम था, क्या नाम था, लेटर्स द कैचेट, लेटर्स द कैचेट था, तो समझ गए ना। तो लेटर्स द कैचेट जो है बिना अभियोग का ही जो है ना किसी की गिरफ्तारी का क्या था, वारंट था। ये बताओ, ये सब टाइप का जो है ना वहां पर दिक्कत था, ये सब जो है वहां का क्या दिक्कत है। अब ये बताओ, किसी को गिरफ्तार भी कर लिया गया था तो दिक्कत वहां पर ये था कि पूरे फ्रांस में जो है, पूरे फ्रांस में जो है ना विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 प्रकार के क्या थे, कानून थे। अब मान लो हम पर मुकदमा कोई ठोक दिया, ठीक है ना, ठीक है ना, अब हम केस लड़ेंगे, किस कानून के तहत केस लड़ेंगे, तो ये चीज का पता ही नहीं रहता था, ठीक है ना, बात समझा ना। किसी केस को लड़ने के लिए पहले ये जानना पड़ेगा कि हम पर जो मुकदमा लगा है, हम मुकदमा जो हम पर जो चलाया गया, तो हम जो आप केस लड़ेंगे, मान लो किस कानून के तहत लड़ेंगे, तो हमको पहले कानून का पता होना चाहिए। तो वहाँ पर 400 प्रकार के क्या थे, कानून थे, ठीक है ना। तो कानून में एक रूपता नहीं थी, कहाँ रे, फ्रांस में, जिस कारण से वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था, ठीक है ना। अब ये सब बात हम लोग समझ गए। तो देखो मेनली जो कारण है, कारण बहुत है, तुम लोग अपने मन से जो है ना लिखना चाहेगा तो ये अथाह कारण है, ठीक है ना, अपने मन से लिखना चाहेगा तो बहुत कुछ लिख सकता है। तो कोई भी तुम उठा लो, अगर 2 मार्क्स का पूछा, राजतंत्रात्मक शासन को उसी को डील कर दो, ठीक है ना, फ्रांस में वर्ग विभाजन को ही डील कर दो, ठीक है, आर्थिक कारण के बारे में ही लिख दो कि व्यापार उपार ठीक ढंग से नहीं था, ठीक है ना, आमदनी से ज्यादा खर्च था और जो है अधिक आमदनी के लिए कर लगाया जा रहा था, आर्थिक कारण में दे दो, ठीक है ना। उसके बाद जो है क्या दे दो, सैनिक कारण दे दो, सैनिक के बारे में आप कहानी तो सुना है, सैनिक के संग क्या हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद व्यक्तिगत और धार्मिक स्वतंत्रता है, अब व्यक्तिगत में देखे लिया है व्यक्ति के संग क्या किया गया है, तो व्यक्ति के मतलब बोलने का आजादी में है, अपना धर्म, जो अपना धर्म को अपने अनुरूप पालन करने का अधिकार नहीं, धर्म मतलब अब धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, ठीक है ना। अब किसी को जो है ना ऐसे गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, ठीक है ना, लेटर द कैसेट के माध्यम से, ठीक है ना। तो ये सब कारण है, तो अपना मन से जितना देना है लिखते जाओ, ठीक है ना। मार्क्स देखो 2 तो कम लिख दो, 5 देखो तो अधिक लिखते जाओ। अब बताओ कोई भी समझने में अभी तक मतलब किसी भी जो है किसी भी मामले में अगर समझने में दिक्कत है तो बोलो, ठीक है, कोई दिक्कत है बताओ, लिख सकता है ना, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में लिख सकता है ना, धार्मिक स्वतंत्रता में लिख सकता है ना, ठीक है ना, आर्थिक कारण लिख सकता है ना, सैनिक कारण लिख सकता है ना, फ्रांस का वर्ग विभाजन लिख सकता है ना, ठीक है ना, राजतंत्र शासन के बारे में लिख सकता है ना। बताओ अब कहीं पर कोई दिक्कत, ऑब्जेक्टिव का को पूछ ले, बताओ भूमिकर को, भूमिकर को क्या बोलेंगे, भूमिकर को बोलेंगे टेले, ठीक है ना, नहीं याद रहेगा ना। तो भूमि यानी मिट्टी, मिट्टी कहाँ पर आता है, टेलर पर, अब याद रहेगा ना, टेले, टेले टेलर, ठीक है ना। और उसके बाद धार्मिक तिथे, ठीक है ना। आइए जो बिना अभियोग को पकड़ कर रख लेता है, लेटर्स द कैचेट, बिना अभियोग का जो है ना, हाँ बिना अभियोग का जो है ना पकड़ के डाल देता था, याद रहेगा ना, ठीक है ना। अब ये बताओ ये सब चीज याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कोई दिक्कत बताओ। अब सैनिक वाला बात याद रहेगा ना, सैनिक क्यों दुखी था, समझ गया ना, वेतन ढंग से नहीं मिलेगा तो दुखी रहेगा ही, काम तुम ढंग से किसी से करवाएगा, अब वेतन नहीं देगा, ठीक है ना, खाना सही ढंग का नहीं देगा, तुम्हारा नौकरों तुमसे गुस्सा जाएगा। हाँ तो अब बताओ कहीं पे कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी नहीं दिक्कत है, ठीक है ना। अब ये बात बताओ ध्यान से, फ्रांस में जो है कुछ जो है बुद्धिजीवी भी हुआ करते थे, ठीक है ना, बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवी जिसको बुद्धि हो, ठीक है ना। अब बुद्धिजीवी में कौन कौन आए बताओ, देखो जो पढ़े लिखे हैं, जो विद्वान व्यक्ति है, जो दार्शनिक है, उसको हम लोग बुद्धिजीवी बोलेंगे। अब ये बताओ तो बुद्धिजीवी क्या करेगा बताओ, बुद्धिजीवी जो है वो क्या करेगा, बुद्धिजीवी जो है वो भी तो अपनी जो है बुद्धि से, ठीक है ना, बातों से लोगों को क्या करेगा, प्रेरित करेगा, प्रेरित करेगा ना, कि वो इस शासक को उखाड़ फेंके, जो शासक उसके लायक नहीं है उसको क्या करे, उखाड़ फेंके। तो यहाँ पर जो है आंदोलन जो हुआ, अगर मान लो कोई बुद्धिजीवी द्वारा, कोई दार्शनिक द्वारा, ठीक है ना, कोई कवि विद्वान द्वारा अगर कोई आंदोलन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बौद्धिक आंदोलन। तो अब जो है देखो
अब हम लोग जो है बौद्धिक कारण भी जानेंगे। अब आगे कौन सा कारण है? बौद्धिक कारण, ठीक है ना। अब बौद्धिक कारण में क्या हुआ था फ्रांस में, तो देखो कुछ जो है बुद्धिजीवी के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग जो है ना दार्शनिक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, फिलोसफर, ठीक है ना। उसमें किसका किसका नाम है, तो देखो मॉन्टेस्क्यू, किसका नाम है? मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू याद रहेगा ना। उसके बाद वाल्टेयर और रूसो, ये ऐसे महान शख्स हैं, ठीक है ना। ये सब ऐसे महान शख्स हैं, ठीक है ना, जो अपने जो है ना मान लो बुद्धि विवेक से जो है ना फ्रांस के लोगों को प्रेरित किया कि तुम फ्रांस में आप क्या करो, क्रांति करो, इसमें तुम्हारा क्या भलाई है, ठीक है ना, इसी में तुम्हारा क्या भलाई है। तो आप बताओ कौन सा आंदोलन आरंभ होगा फ्रांस के शासक के खिलाफ? बौद्धिक आंदोलन, याद रहेगा ना। जब बुद्धिजीवियों द्वारा जब आंदोलन प्रारंभ किया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? बौद्धिक आंदोलन, ठीक है ना। देखो अब ये सब भी हम लोग ये तो बात जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति जो है ना वो मध्यम वर्गीय क्रांति है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बढ़ चढ़ कर भाग कौन लिए थे? मिडिल क्लास फैमिली वाले, तृतीय स्टेट के जो मिडिल क्लास फैमिली वाले जो है वो सब ज्यादा भाग लिए थे, ठीक है ना, लिए थे ना। बात समझा कि नहीं समझा? तो आप ये भी जानेंगे कि ये इसमें बुद्धिजीवी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, जिसको बुद्धि है उन्होंने अपने समझ लो बुद्धि विवेक से लोगों को प्रेरित किया कि फ्रांस में वह क्रांति करे। नाम है किसका किसका? मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो, ठीक है ना। इन्होंने भी जो है क्या किया था? लोगों को क्या किया था रे? प्रेरित किया था, उकसाया था ये शासक को जो है ना अब तुमको रखना नहीं है, उखाड़ फेंकना है, ठीक है ना। तो अब ये बात हम लोग कुछ कुछ जो है ऑब्जेक्टिव में थोड़ा याद रखेंगे। देखो मॉन्टेस्क्यू के बारे में पहले, ठीक है ना। मॉन्टेस्क्यू जो है अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ठीक है ना, विधि की आत्मा, याद रहेगा ना, ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना, विधि की आत्मा। किसके बारे में बता रहे हैं? मॉन्टेस्क्यू के बारे में। विधि की आत्मा, विधि की आत्मा में जो है उन्होंने जो है कुछ जो है क्या लिखे हैं, आप कुछ क्या लिखे हैं इसके बारे में बताते हैं। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है विधि की आत्मा में जो है सरकार के 3 अंग जो है ना, सरकार के 3 अंग को अलग रहने की सलाह दी है। अब सरकार के 3 अंग कौन कौन होते हैं? एक होते हैं कार्यपालिका, ठीक है ना, न्यायपालिका और विधायिका। अगर ये तीनों अलग रहेंगे तो तीनों जो है एक दूसरे को क्या करेंगे बताओ? नियंत्रित करेंगे। इसमें कोई भी एक अंग जो है वो क्या नहीं कर सकता? मन मर्जी नहीं कर सकता है। तीनों एक दूसरे को क्या करेंगे? नियंत्रित करेंगे। ये सरकार के तीनों अंग जो है वो अलग अलग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। कौन कौन रे? कार्यपालिका और न्यायपालिका और विधायिका, ठीक है ना। तीनों को क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। तो अलग अलग होना चाहिए, तो अलग अलग को बोलते हैं पृथक्करण। तो उन्होंने अपने पुस्तक विधि जो है ना, अपने पुस्तक कौन सी मेरे विधि की आत्मा में जो है ना वो क्या किए? शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का वर्णन किए, शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का वर्णन किए, ठीक है ना। सरकार के तीनों अंग को अलग कर दो, ठीक है ना, यही चीज जो है ना शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। यानी तीनों को बांट दो, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो दूगो उसको क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। बात समझ ना। तो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत का जो है ना उन्होंने अपने पुस्तक में वर्णन किए, ठीक है ना। कौन रे? मॉन्टेस्क्यू, याद रहेगा ना। बात समझा ना। मॉन्टेस्क्यू चाहते थे क्या? अगर चाहते थे, मान लो अगर ये राजतंत्र ही है, अगर राजा ही यहाँ पर शासन करता है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा जो है वो शासन करे अच्छे ढंग से जिसमें प्रजा का क्या सुख हो, ठीक है ना। तो वो ये नहीं थे कि वो राजतंत्र का क्या करते थे? विरोध करते थे। वो चाहते थे कि जैसा राजे अगर शासन करता तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राजा के शासन में प्रजा खुश रहे, इस बात का वो क्या थे? पक्षधर थे, ठीक है ना। फिर अगला जो है कौन आते हैं? बुद्धिजीवी रे। अगला बुद्धिजीवी आते हैं वाल्टेयर। वाल्टेयर क्या किए? अब ये बताओ, देखो वाल्टेयर क्या किए थे। देखो वाल्टेयर जो है, अगर फ्रांस में जो है धार्मिक जो है बुराइयां को फैलाने में जो है वहाँ के जो है ना चर शक्ति का हाथ है, ठीक है ना। और उस चर शक्ति में जो व्यक्ति रहते थे
उसको हम लोग कहते हैं, कौन चीज बोलते हैं बताओ, रोमन कैथोलिक, ठीक है ना, रोमन कैथोलिक धर्म वाले, ठीक है ना। तो देखो कहने का अर्थ हुआ कि चर्च की जो बुराइयों को उजागर करने का काम कौन किए थे, वाल्टेयर। वाल्टेयर जो है समाज में भी जितनी बुराइयां थी, ठीक है ना, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग को मोज था, कर नहीं देना पड़ता था, समझ है ना, सामाजिक असमानता थी, तो इन सब बुराइयों को जन उजागर करने का काम कौन किए, वाल्टेयर। वाल्टेयर पहला याद रखेगा, समझ गया ना। चर्च की बुराई की, चर्च मतलब कहने का तो कि हम लोग जानते हैं चर्च मतलब गिरजाघर, तो जो भी इस चर्च में जो भी रहते थे, जो कैथोलिक धर्म को मानते थे, उनमें जितनी बुराइयां थी, इस बुराइयों को उजागर करने का काम कौन किया बताओ, वाल्टेयर। फिर धार्मिक असमानता की बात है, ये इसमें समाज में जो असमानता की बात है, ठीक है ना, समाज में जो असमानता की जो बात थी, इसको भी उजागर करने का काम कौन किया, वाल्टेयर। उसके बाद जो है देखो था तो शासन राजतंत्र, तो राजतंत्र था, तो राजाओं के द्वारा जो है जो भी दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी, राजाओं के द्वारा जो दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी, यानी राजा जो है वो जो गड़बड़ ढंग से शासन व्यवस्था जो है वहां पर कायम किए हुए थे, इनको भी उजागर करने का काम कौन किया, तो बताओ वाल्टेयर। तीन को बात रखेगा, वाल्टेयर ने जो है किसके किसके जो है दोष को, अवगुण को उजागर किया। एगो किसका बताओ, चर्च हो गया, उसके बाद समाज हो गया, और तीसरा क्या हो गया, राजतंत्र। तीनों के जो है दोषों को उजागर करने का काम कौन किया, वाल्टेयर। दिमाग घुस रहा है सीधा, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों जो थे, बात दोनों का सेम है, दोनों ये चाहते थे कि अगर शासन प्रणाली राजतंत्र, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा जो है वो प्रजा के हित में कार्य करे, हम ऐसा शासन प्रणाली चाहते हैं, हमको राजतंत्र से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, राजतंत्र से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो है राजा जो है वो जनता के हित वाली होनी चाहिए। बात समझा ना, किनका किनका कहना था, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर, याद रहेगा ना, मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, रूसो के बारे में, समझा ना, इसके बारे में समझेंगे, रूसो के बारे में। अब ये बताओ, रूसो जो है वो अलग व्यक्ति थे इन दोनों से, वो सीधा जो है पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। रूसो क्या चाहते थे, पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। वो ये बोलते थे कि हमको राजतंत्र नहीं, हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए रे, लोकतंत्र, ठीक है ना, जनता का शासन चाहिए। किसका शासन चाहिए, जनता का शासन चाहिए, ठीक है ना। उनका विचार था कि जब राजतंत्र आएगा तो वो किसी न किसी प्रकार से प्रजा का क्या करेगा, शोषण करेगा। तो वो किसका पक्षधर था, तो वो राजतंत्र का पक्षधर नहीं था, वो प्रजा जो है प्रजातंत्र या जिसको बोलते हैं लोकतंत्र, उसका पक्षधर था। वो पूर्ण परिवर्तन चाहता था, ठीक है ना, राजाओं के शासन को वो पूर्णतः हटाकर जो है ना उखाड़ फेंकना चाहता था, ठीक है ना। इसके जगह पर लोकतंत्र स्थापित करना चाहता था, वो जनताओं का शासन चाहता था। उन्होंने अपनी बातों को जो है अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो किसमें, तो उन्होंने प्रसिद्ध पुस्तक जो है सामाजिक संविदा में अपनी पूरी बातों को लिखे थे, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा। तो देखो इन महान विचारकों के, समझ गया ना, समझा ना, बातों से जो है समाज प्रेरित हुआ, फ्रांस की जनता प्रेरित हुआ, और वे लोग जो है फ्रांस की क्रांति में जो है कूद पड़े, ठीक है ना। बात समझा ना, इनका भी योगदान जो है ना सराहनीय रहा। बात समझा ना, कोई दिक्कत तो बताओ। फ्रांस की क्रांति में जो है दार्शनिकों का नाम क्या है, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो। सबका विचार जान गया, कोई दिक्कत। विधि की आत्मा कौन लिखे थे, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है ना। बात समझा ना, विधि की आत्मा कौन लिखे थे, और सामाजिक संविदा कौन लिखे थे, रूसो लिखे थे। कौन लिखे थे, अच्छा, पूर्ण परिवर्तन कौन चाहते थे, रूसो, ठीक है ना। और राजतंत्र में सुधार करके जो है शासन चलाने के पक्षधर कौन थे, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। पूर्ण परिवर्तन कौन चाहते थे, रूसो। अब बताओ तुम लोग को कोई दिक्कत,
अब बताओ, एक एक चीज घुस गया ना, पढ़ाई ठीक हो रहा है ना, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है कहीं से। देखो मॉडल सेट में जो ऑब्जेक्टिव है वो तुम्हारे 10th में जो है 10 लाइन 5 लाइन जो तुम्हारे पुस्तक में लिख दिया गया उतना से नहीं रहेगा, ठीक है ना। जानकारी ऐसा होना चाहिए जो हम जो है ना बाहरी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, ठीक है ना। इसके लिए जितना जानकारी हो उतना लो, ठीक है ना। ये आगे कंपटीशन के लिए भी सही रहेगा और तुम्हारे सिलेबस और मॉडल सीट जब सॉल्व करेंगे उस सब के लिए भी सही रहेगा। बोर्ड के लिए तो सही रहेगा ही 100%। कोई दिक्कत? आज बताओ, एक एक चीज घुस गया ना। आप बताओ 1789 क्रांति देगा तो बैठ कर कहानी नहीं लिखते रहेगा, कहीं तक नहीं लिखते रहेगा, कहीं कोई दिक्कत। और ये सब जो है नोट्स तुमको बहुत जल्द जो है ये सब का नोट्स जो है बना हुआ तुमको जो है यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है ना। यूट्यूब पर जो है, समझ गए ना, ये सब का नोट्स तुमको मिल जाएगा। जिसको पढ़ने के बाद, यहाँ तो समझ गए पूरा, जिसको पढ़ने के बाद एक बार रीडिंग देंगे दिमाग घुस जाएगा। आप कहानी लिख रहे हैं, बैठ के लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना। और जब तुम बाहर का इतिहास इतना बढ़िया समझ रहा है तो बताओ, जब तुमको भारत में राष्ट्रवाद पढ़ाएंगे, अपना इतिहास पढ़ाएंगे, तो वो तो समझ लो कि तुमको गेट से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पे समझ में आएगा। यूट्यूब भी उतना नहीं देखना पड़ेगा, यहीं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बात समझा ना। ये सब तो क्या है, ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, बाहर का ना है। इसको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जब इंडियन हिस्ट्री होगा तो उसमें समय लगेगा नहीं लगेगा। भारत में राष्ट्रवाद पूरा घुसाइए देंगे दिमाग में, ठीक है। अब जो है, अब हम लोग ये जानेंगे देखो, अब हम लोग ये जानेंगे, देखो कुछ और भी बात जानेंगे और उसके बाद हम लोग 1789 ईस्वी क्रांति को अंत करते हैं, ठीक है ना। आज का क्लास लास्ट है 1789 ईस्वी की क्रांति का, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये जानेंगे, देखो समाज में जो है दार्शनिक का काम देख लिए कि वो किस प्रकार अपने बुद्धि विवेक से जो है ना लोगों को प्रेरित किया। अब समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो तुम्हारा सीधा दिमाग खोल देते हैं। अब समाज में कुछ अर्थशास्त्री भी हुआ करते थे, जो अर्थशास्त्री तुमको स्पष्ट रूप से समझा देते थे। मतलब उस समय का अर्थशास्त्री, फ्रांस का जो अर्थशास्त्री, वो समाज के लोगों को स्पष्ट रूप से ये समझा पाया कि तुम्हारा जो ये जो शासक है तुम्हारा आर्थिक शोषण कर रहा है, ठीक है ना। तो अर्थशास्त्री भी जो है वो आर्थिक शोषण को उजागर करने का काम किया, ठीक है ना। बात समझा कि नहीं समझा? बात समझा? तो अब ये बताओ, अर्थशास्त्री अपने बुद्धि विवेक से ही नहीं करेंगे तो इसको भी बौद्धिक आंदोलन डालेंगे कि नहीं डालेंगे, ठीक है ना। अब कोई मूर्ख आदमी, बिना पढ़ा लिखा आदमी, हम मेरा सरकार किस प्रकार मेरा आर्थिक शोषण कर रहा है इसको उजागर कर पाएगा? नहीं। अर्थशास्त्री तो पढ़ा लिखा ही होगा, बुद्धि विवेक वाला ही होगा। तो देखो कुछ महान अर्थशास्त्री भी हुआ करते थे जिन्होंने क्या किया, फ्रांस के लोगों को ये चीज स्पष्ट रूप से समझा पाया कि तुम्हारा शासकों द्वारा क्या हो रहा है, आर्थिक शोषण हो रहा है, ठीक है ना। तुम्हें जो है ना तरह तरह से जो है ना क्या किया जा रहा है, बताओ, कर के तले दबा कर जो है तुम्हारा क्या किया जा रहा है, आर्थिक शोषण किया जा रहा है। तो इनसे लोग और भड़क गए। बात समझा कि नहीं समझा? लोग इनसे क्या हो गए, और भड़क गए। कोई दिक्कत समझने में? अब ये बताओ, इंग्लैंड, अब इंग्लैंड से हमेशा दुश्मनी रहा, किसका? फ्रांस का। इंग्लैंड और फ्रांस में हमेशा तनातनी रहा है, ठीक है ना। समझा ना? क्यों? दोनों में एक बात थी, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा। और इंग्लैंड जो है वो औद्योगिक क्रांति का विस्तार चाहता था, ठीक है ना। वो अपना उद्योग धंधा का विस्तार चाहता था, इसके लिए वे दूसरे देशों को उपनिवेश बनाना चाहता था, ठीक है ना। अपना क्या बनाना चाहता? उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब हो गया दूसरे देश को जो है ना अपना बाजार बनाना चाह रहा था। मतलब अपनी उत्पादित वस्तुओं को वहाँ बेचना है और वहाँ से कच्ची वस्तुओं को क्या करना है, खरीदना है, ठीक है ना। अब इंग्लैंड का उपनिवेश अपना लोग भी रहे हैं, ठीक है ना। रहे कि नहीं रहे? लगभग कितने सालों तक? 200 सालों तक रहे ना। तो देखो इंग्लैंड और फ्रांस में जो है क्या था रे, साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्धा था। और उस समय इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति का दौर भी शुरू हो गया था, ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? इंग्लैंड से, ठीक है ना। उन्होंने अपना जो है साम्राज्य के विस्तार के लिए दूसरे देशों को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया और वहां पर जन उद्योग धंधा जो है स्थापित करना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। तो अब ये बताओ, इंग्लैंड में भी धार्मिक बुराइयां थी, ठीक है ना। तो इंग्लैंड में भी क्या थी? धार्मिक बुराइयां थी। वहां भी जो है 1688 ईस्वी में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है ना। गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। वहां पर क्या हुआ था? तो वहां पर क्या हुआ था, जो रोमन कैथोलिक चर्च में जो
कैथोलिक धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। रोमन कैथोलिक चर्च में कैथोलिक धर्म, ठीक है ना, कैथोलिक धर्म को मानने वाले जो व्यक्ति थे, ठीक है ना, उन सब व्यक्तियों द्वारा जो है समझ लो कि इंग्लैंड में जो है क्या किया जा रहा था रे, बहुत ज़्यादा जो है समझ लो क्या, अन्य धर्म के मानने वाले का शोषण किया जा रहा था, ठीक है ना। वे लोग जो है अब शोषण किया जा रहा था। अब ये जो कैथोलिक धर्म वाले हैं वो जो है अगर कोई धर्म में सुधार चाहता था, वो धर्म में सुधार करके आगे बढ़ता था, तो उसको जो वह किसी तरह से कष्ट देता था, ठीक है ना, यातना देता था, उसको परिताड़ित करता था, ठीक है ना। तो लोग जो समाज में थे, जो धर्म में सुधार करके चलना चाहते थे, उनको क्या हुआ था, बहुत दिक्कत होता था। तो उन्होंने जो एक गौरवपूर्ण क्रांति किया, ठीक है ना, और उन्होंने खुलकर विरोध किया था, किसका रे, कैथोलिक धर्म वाले को। तो अब ये बताओ, और वहाँ पर जो 1688 ईस्वी में जो शासक थे, शासक वो भी कौन थे बताओ, कैथोलिक धर्म को मानने वाले थे, जिसका नाम क्या था, जेम्स द्वितीय, ठीक है ना। अब बताओ, जिसका शासक जो है कैथोलिक धर्म को माने, उसके समर्थक भी कैथोलिक धर्म को माने, तो देश का माहौल क्या होगा, बहुत मतलब देश का माहौल जो है वो ऐसा होगा कि अगर कैथोलिक धर्म से कोई विपरीत रहेगा तो उसके संग जो है क्या करेगा, कष्ट, बुरा व्यवहार करेगा, कष्ट देगा, यातना देगा। तो लोगों को जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो लोगों ने क्या किया, एक गौरवपूर्ण क्रांति किया, ठीक है ना, गौरवपूर्ण क्रांति किया, और क्या किया, अपने क्रांति के बलबूते, ठीक है ना, आंदोलन के बलबूते जो है इंग्लैंड के शासक को क्या किया, पद से हटवाया, ठीक है ना, पद से हटाने में सफल था। अब ये बताओ, हुआ तो ये क्रांति इंग्लैंड में, ठीक है ना, इंग्लैंड के क्रांति से कौन सीखेगा, फ्रांस। इंग्लैंड की क्रांति से कौन सीखेगा, फ्रांस। तो फ्रांस के लोगों को लगा कि जब वहां पर ऐसा हो सकता है तो यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। इस बात से जो है ना फ्रांस के लोग प्रेरित हुए। अब ये वही बता, घुस गया दिमाग में। तो 1688 ईस्वी में जो है इंग्लैंड में जो है गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, जिसमें जो है इस शासक को रे, जेम्स द्वितीय, जो कैथोलिक धर्म को मानते थे, उनको जब पद से हटा दिया गया तो इस बात से जो है ना फ्रांस के लोग ज्यादा प्रेरित हुए थे। कोई दिक्कत समझ ना। अब ये सब बात तुम लोग को घुस गया दिमाग में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। तो ये सब तो कारण था। तो एक जो है तुम लोग जो है अब जो है बौद्धिक कारण में जान गया, बौद्धिक कारण तीनों को जान गया, ठीक है ना, मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो, तीनों का विचार जान गया, ठीक है ना। अब अर्थशास्त्रियों के बारे में जान गया, ठीक है। अब क्या है, अब ये भी जान गया कि जो क्रांति हुई थी इंग्लैंड में उसका भी असर पड़ा था फ्रांस के लोगों का, ठीक है ना। अब जो है, अब मान लो क्या है, तो अब ये बताओ ध्यान से कि फ्रांस जो है वो हम बोले थे एक अच्छा कार्य कर रहा था। वो क्या कर रहा था, वो अमेरिका को आजाद करवा रहा था। किसके चंगुल से रे, इंग्लैंड के चंगुल से, ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ था, तो लाफायते तुम लोग सुना होगा, लाफायते के नेतृत्व में जो फ्रांसीसी सेना गया था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है ना, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। किससे लड़ा था, इंग्लैंड से लड़ा था, ठीक है ना, जिसमें काफी धन खर्च हुआ था, ठीक है ना, जिसके बारे में हम पूरा बता चुके हैं डिटेल में, ठीक है ना। काफी धन खर्च हुआ था और फ्रांस जो है दिन प्रतिदिन कर्ज के तले डूब रहा था, ठीक है ना। तो अब शासक को लगा था, किसको, लुईस सोल्मा को लगा कि अब ऐसे नहीं होगा, अब जनता को जो है ना बुलाकर सभा करके जो है ना कर को बढ़ाना होगा, ठीक है ना। क्या करना होगा, कर को बढ़ाना होगा, बात समझा ना, क्या करना होगा, कर को बढ़ाना होगा। तो इसके लिए उन्होंने क्या दिमाग लगाया, तो स्टेट जनरल की बैठक करना है। क्या करना है, स्टेट जनरल की बैठक करना है। तो उन्होंने स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, ठीक है ना, कब रे, 5 मई 1789 को, 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक लाया गया, ठीक है ना, बात समझा ना। आप ये बताओ, प्रथम स्टेट से कितने व्यक्ति गए थे, 300, द्वितीय स्टेट से भी 300, प्रथम स्टेट से कितने, 300, द्वितीय स्टेट से भी 300 और 600 गया था तृतीय स्टेट से। बैठक हुआ, ठीक है ना, बैठक हुआ, समझा ना। तो टैक्स बढ़ाने की जो है वहाँ पर शासक द्वारा मांग किया गया, ठीक है ना। तो तृतीय स्टेट के लोग भी जो है कुछ बात रखे, क्या बात रखे, बोले कि क्या बात रखे,
ठीक है ना, ये बात रखे कि जो है ना वोट देने का अधिकार सभी प्रतिनिधि को होनी चाहिए, ठीक है ना, बात समझा ना, वोट देने का अधिकार सभी प्रतिनिधि को होनी चाहिए, बात समझा ना। इस बात को जो है अस्वीकार कर दिया। इस बात को कौन अस्वीकार कर दिया? लुईस वल्मा। लुईस वल्मा क्या अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं, सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा, ठीक है ना, बात समझा ना। तृतीय स्टेट के लोग जो है क्या हुए बताओ, खपा हो गए। तृतीय स्टेट के लोग क्या हो गए, खपा हो गए। वहां से जो है स्टेट जनरल की बैठक से निकले, बगल में ही जहां पर सभा लगा हुआ था, उसी सभा के बगल में टेनिस कोर्ट था जहां पर टेनिस का खेल हो रहा था, ठीक है ना, वहां पर उन्होंने अपनी सभा आरंभ कर दी, ठीक है ना। उस सभा का क्या नाम रखा गया? नेशनल असेंबली। असेंबली का अर्थ होता है सभा, ठीक है ना। तो वहां पर नेशनल असेंबली जो है ना उस अपनी सभा का नाम रखा। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है ना, नेशनल असेंबली रखा, ठीक है ना। और वहां पर लोगों ने ये प्रतिज्ञा अपने में लिया कि इस शासक की शक्ति को हम लोग क्या करेंगे, कम करके रहेंगे। इस शासक की शक्ति को हम लोग क्या करेंगे रे, कम करके रखेंगे, ठीक है ना, बात समझा ना। अब इस बात का भाना किसको लगा? शासक को लगा। शासक जो है, जो आंदोलन कर रहा था, जो इस टाइप का बात कर रहा था, उन सब को जो है कैद करके रखना शुरू कर दिया। कैद करके क्या करना शुरू कर दिया? रखना शुरू कर दिया गया था, ठीक है ना। कैद करके क्या करना शुरू कर दिया? रखना शुरू कर दिया था आंदोलनकारियों को, बात समझा ना। बात समझा कि नहीं समझा? इतना तक में कोई दिक्कत? आंदोलनकारियों को रखना शुरू कर दिया था, ठीक है ना। अब ये बताओ, ये जो नेशनल असेंबली है, ठीक है ना, ये जो नेशनल असेंबली है, तृतीय स्टेट के लोगों का जो है सभा है, ठीक है ना, इस सभा में जो है क्या हुआ बताओ? इस सभा में जो है एक व्यवस्थापिका सभा बनाया गया। व्यवस्थापिका याद रहेगा ना? अच्छा, व्यवस्थापिका सभा। और उस व्यवस्थापिका सभा को जो है क्या बताओ, व्यवस्थापिका सभा को संविधान बनाने का जो है क्या दिया गया बताओ? नहीं, संविधान बनाने का जो है ना वो काम दिया गया व्यवस्थापिका सभा को। कब रे बताओ? कब दिया गया बताओ? देखो, संविधान बनाने का जो है काम जो है 1700 कितना रे 91 ईस्वी में दिया गया। 1791 ईस्वी में, ठीक है ना, 1791 ईस्वी में दिया गया था, ठीक है ना। क्या चीज बनाने का रे? संविधान। संविधान क्या होता है? अब ये बताओ, नियम कानून का लिखित दस्तावेज होता है जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, देश को चलाते हैं। तो देखो, ये संविधान बनाने का जो है काम दिया गया था। कब रे? 1751। किसको दिया गया था? किसको दिया गया था? व्यवस्थापिका सभा को, ठीक है ना, बात समझा ना। व्यवस्थापिका सभा को दिया गया था, ठीक है ना। अब ये बताओ, व्यवस्थापिका सभा जो है, अब व्यवस्थापिका सभा का जो है वो होने जा रहा है प्रथम अधिवेशन। ये तो काम मिल गया इसको, अब ये संविधान बना रहा है, अब इसका प्रथम अधिवेशन हो रहा है, ठीक है ना। अधिवेशन क्या होता है? देखो, साल में एक बार आता है, ठीक है ना, और इस अधिवेशन में कोई प्रस्ताव रहता है, उस प्रस्ताव को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। प्रस्ताव को क्या किया जाता है? पारित किया जाता है, समझ ना। तो ये बताओ, जो व्यवस्थापिका सभा है, ठीक है ना, व्यवस्थापिका सभा को क्या कहते हैं बताओ? नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन। बताओ, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था बताओ? 21 सितंबर और 1792 का, ठीक है ना। ये जो है ना प्रथम क्या चीज? अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है, प्रथम अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, प्रथम अधिवेशन। अधिवेशन में क्या होता है? तो प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है ना। क्या होता है रे? प्रस्ताव पारित होता है। बताओ, अब कोई दिक्कत है यहाँ तक में? क्या याद रखेगा कि 1791 ईस्वी में क्या हुआ था? व्यवस्थापिका सभा को संविधान बनाने का काम दिया गया था, ठीक है ना, ठीक है ना। फिर ये व्यवस्थापिका सभा अपना संविधान बना रहा,
फिर उसका अधिवेशन जो है 21 सितंबर 1792 ईस्वी को हुआ था। अब इस अधिवेशन में जो है प्रस्ताव पारित होता है, ठीक है ना, प्रस्ताव पारित होता है। समझा कि नहीं समझा? यहाँ तक कोई दिक्कत? प्रस्ताव पारित होता है, समझा कि नहीं समझा? अब इसमें क्या प्रस्ताव पारित हुआ था? तो अब इसमें प्रस्ताव जो पारित हुआ था कि इतना दिन से जो है लुई सोलवा जो है क्या कर रहा था, शासक गड़बड़ ढंग से जो शासन किया है, ठीक है ना। लुई सोलवा एक ऐसा शासक था जो गड़बड़ ढंग से शासन किया, उसको ऐसे छोड़ दे या उस पर कुछ किया जाए, ठीक है ना। इसका प्रस्ताव जो है इस पर रखा गया था, ठीक है ना। ऐसा ही प्रस्ताव इस पर रखा गया। तो लुई सोलवा के संग क्या किया जाए, जो इतने दिन से लुई सोलवा, बताओ कब गद्दी पे बैठा था? 1774 में, ठीक है ना, 1774 में। अब 1774 में जो गद्दी पे बैठा था और उस दिन से जो है इस प्रकार का जो शासन किया है, तो उसको भी जो है किसी प्रकार का सजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसका प्रस्ताव जो है ये प्रथम अधिवेशन में रखा गया था, ठीक है ना। बात समझा ना? अब प्रस्ताव जो है वो पारित हुआ था, तो प्रस्ताव में क्या पारित हुआ? प्रस्ताव में क्या पारित हुआ बताओ? प्रस्ताव में क्या पारित हुआ? प्रस्ताव में ये पारित हुआ कि इसको जो है सजा मिलनी चाहिए। किसको मिलना चाहिए? और साथ में किसको सजा मिलना चाहिए? उसकी पत्नी को, क्योंकि दोनों गुनहगार हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो प्रस्ताव पारित हुआ कि उसको सजा मिलना चाहिए, तो उस पर पहले मुकदमा हुआ, ठीक है ना। मुकदमा कब हुआ? 21 जुलाई 1793। हाँ, 21 जुलाई 93 ईस्वी को उस पर मुकदमा दर्ज हुआ, ठीक है ना। मुकदमा दर्ज हुआ, अब उस पर कार्रवाई हुआ, ठीक है ना। मुकदमा दर्ज हुआ, उस पर कार्रवाई हुआ, ठीक है ना। और उसे जो है दोषी करार दिया गया, और दोषी करार के तहत जो उसको मौत की सजा सुनाई गई। अब मौत की सजा में क्या हुआ बताओ? तो मौत की सजा में जो है उसे फांसी दिया गया था। फांसी दिया गया था कैसे? उसको गिलोटिन पे ले जाके उसके सिर को काट दिया गया, ठीक है ना। गिलोटिन पे ले जाके उसके सिर को काट दिया गया, ठीक है ना। बात समझे ना? तो पहला बात याद रखना, ये याद रखना कि व्यवस्थापिका, अच्छा पहले ये बताओ व्यवस्थापिका सभा क्या बोलते हैं? नेशनल कन्वेंशन, ठीक है ना, नेशनल कन्वेंशन। इस व्यवस्थापिका सभा को क्या मिला था? संविधान बनाने का। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कब हुआ था? 21 सितंबर 1792। और अधिवेशन में क्या होता है? प्रस्ताव पारित होता है। कौन सा प्रस्ताव था? लुई सोलवा के साथ क्या किया जाए, ठीक है ना, और उसकी पत्नी के साथ क्या किया जाए। बताओ क्या किया गया? उस पर जो है मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया, ठीक है ना। मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। अब मुकदमा दर्ज, अब कानून कार्रवाई होगा। अगर सही में दोषी करार हुआ तो उसको क्या मिलेगी? सजा मिलेगी। तो इसमें अब मुकदमा दर्ज हुआ, तो मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या हुआ उसके बाद बताओ? उस पर जो है उसको दोषी करार पाया गया, ठीक है ना, ठीक है ना। वो दोषी जो है सही में क्या हुआ? पाया गया। उसके बाद क्या हुआ बताओ? अब बताओ 21 कितना? 21 जुलाई 1793 में जो है उसको फांसी दे दिया। फांसी के तहत क्या हुआ? वहां पर गिलोटिन जो है, गिलोटिन पे ले जाके सिर को काट दिया गया, ठीक है ना। गिलोटिन पे ले जाके क्या कर दिया? सिर को काट दिया गया। और फिर उसके पत्नी को का भी हाल ऐसा ही कर दिया गया। इस प्रकार जो है समझ लो 1789 ईस्वी की क्रांति समाप्त हो गया। कहीं कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी? कहीं कोई दिक्कत थोड़ा सा भी? बताओ, आप बताओ 1789 ईस्वी की क्रांति लिख सकता है ना? ठीक है ना, बात समझा ना? चलो अब आगे हम लोग जो है किसका उदय पढ़ेंगे? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है ना, वो आगे क्लास में। कोई दिक्कत? आप बताओ, आप समझ गए?